आपको पता है कोई चीज सस्टेनेबल कब बनती है? जरा सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना कि सस्टेनेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और आपने सोचा ही होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो भी सस्टेनेबल होता है। सोचने की बात ही नहीं है, एग्जैक्टली वो होता है। अब इकोसिस्टम को सस्टेनेबल कौन बनाता है? किसी भी सिस्टम में जब बहुत सारी चीजें होती हैं, जो उसका रीयूज, उसको मैनेज, उसको हर एक लेवल पर चेक कर सके, मॉनिटर कर सके, वो काइंड ऑफ हम कह सकते हैं सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम वो कहलाता है। जिसमें जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो, जो वेस्ट है वो वहीं पर फिर से यूज हो जाए किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। सेल्फ सस्टेनेबल, वेल एनफ, राइट, वी नो अबाउट इट। अब इकोसिस्टम की बात करें तो वो भी यहाँ पर ही ऐसा है। अब उसमें भी जब बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी तो वो भी सेल्फ सस्टेनेबल रहेगा। एक बात बताओ, बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी इकोसिस्टम उतना ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा। और बायोडाइवर्सिटी अगर कम हो गई, इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा और क्या होगा? दुनिया खत्म हो जाएगी, है ना। तो यही हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, एंड दिस इज आवर लास्ट चैप्टर जो 12th का मैं रिकॉर्ड करके आपको दे रही हूँ कंटेंट, ताकि आप कम टाइम में अच्छा कंटेंट यहाँ पर ले सकें। हम सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पूरी इकोलॉजी में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। तो आइए चलो देखते हैं। तो आई गिव यू आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। लेट अस सी देम, एंड उससे आपका एक माइंडसेट बनेगा कि कैसे मुझे इस चैप्टर को, किस नजरिए से मुझे इस चैप्टर को यहाँ पर देखना है। लेट्स से एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वो ये कह रहा है, एक्सप्लेन 3 रीजंस व्हाई ट्रॉपिक शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज। जो ट्रॉपिक लेवल होता है हमारे अर्थ पर, ट्रॉपिक रीजन होता है, वो क्यों बायोडाइवर्सिटी ज्यादा शो करता है। फिर बात करता है, स्टेबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीशीज रिचनेस। जो स्पीशीज रिचनेस जितनी ज्यादा होगी, आपका कम्युनिटी, आपका सिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाउ डिड डेविड टिलमैन शोज दिस एक्सपेरिमेंटली। तो डेविड टिलमैन का यहाँ पे एक्सपेरिमेंट आया है, एंड अगेन रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। नेक्स्ट आपके पास है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट isn't it incredible that India's land area is 2.4%। again it is related to the number of species and all। तो हम इसको देखेंगे। अभी मैं इतना टाइम पढ़ने में लगाऊंगी, फिर सॉल्व कराऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा। why is the species richness maximum in region थर्ड। इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड ये केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। why is the species richness minimum in region this। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस उस ग्राफ से रिलेटेड, और यू कैन आंसर दीज क्वेश्चंस आल्सो बिलोंग टू दैट ग्राफ। ग्राफिकली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया ऑन अ लॉग स्केल फॉर बैट्स एंड फिशेस। बैट्स एंड फिशेस के लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पर चार्ट ऐसा बनाना है। राइट द इक्वेशन ऑफ फॉर द रिलेशनशिप एज ऑन लॉगरिथमिक स्केल। तो आपको ये यहाँ पर लॉग स्केल बैट एंड फिशेस के लिए बनाना है। जेड वैल्यू उनकी पता करनी है आपको। यहाँ पे आप आराम से ग्राफ बना पाएंगे। ट्रॉपिकल रीजन हार्बर मोर स्पीशीज, ये वाला सेम वही टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंजर्वेशन के ये टॉपिक्स है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर पहले आए हुए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक हियर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इधर आ जाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा ऐसे करना चाहता है कि वाह कितनी स्पीशीज यहाँ पर हैं। एंड आई डोंट हैव एनी मार्कर हियर, कैन यू गिव मी होल्ड फॉर अ मिनट और 30 सेकेंड, आई विल बी बैक। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन में अगर मैं आपको चीज़ें बताऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले शॉक वो हमें यहाँ पे देता है कि कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, है ना। सो अ कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव। एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बिलीव करना कि कितने तरीके के, दैट देयर आर मोर देन 20,000 species of ant, 20,000 nearly species of orchids, 28,000 species of fishes and 3 lakh almost we can say species of beetles। इतनी वैरायटी आपके पास यहाँ पर है। तो ये मैंने इस तरीके से आपको बता दिया 20 और यहाँ पे हमने बताया था आओ फेसबुक चलाएं, ठीक है, फेसबुक, ठीक है, आओ फेसबुक या आओ
बेस्ट फ्रेंड्स भी लिख सकते हो, बट वो उल्टा हो जाएगा, और 20, 20, 28 एंड देन 3 लाख, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इट एग्जिस्ट ओनली एट द स्पीशीज लेवल, है ना, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्पीशीज लेवल पर एग्जिस्ट करता है, नहीं, ये ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे फैमिली हो, चाहे जीनस हो, चाहे मॉलिकुलर लेवल हो, हर एक लेवल पर आपके पास डिफरेंट वेराइटीज वहां पर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर चीज में। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करूं, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो, एक ही स्पीशीज शो कर सकती है हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, उसका जेनेटिक कॉम्पोनेंट डिफरेंट है उसी स्पीशी का, ठीक है। सो लेवल और इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, और उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि उसका जेनेटिक लेवल अलग अलग है, और वो हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिल रही है कि इसका जेनेटिक लेवल ये है, तो ये पर्टिकुलर हमें इस जगह पे देखने के लिए मिल रही है, और वो वाली हमें उस जगह पे देखने के लिए मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल राव वॉल्फिया वॉमिटोरिया इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल है एक केमिकल रिलीज करने का, उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिफरेंट रहता है इस पर्टिकुलर स्पीशी में, इस पर्टिकुलर स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, तो किसी में वो ज़्यादा बन रहा है, किसी में वो कम बन रहा है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट हिमालय के डिफरेंट रेंजेस में आपको पाए जाते हैं, और इस केमिकल नाम यहाँ पे क्या है, रेसरपाइन है। राइस की जो वेराइटी है वो 50,000 यहाँ पर है, मैंगो की जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो 1000 यहाँ पर है, जैसे कि आम आपने पढ़ा है, लंगड़ा आम, तोतापुरी आम, है ना, दशहरी आम। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन, और एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स के पास कम एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी है देन कंपेयरिंग टू द वेस्टर्न घाट। एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया फॉर इंस्टांस विद इट्स डेजर्ट, अगर डेजर्ट की बात कर रहे हो, रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हो, मतलब आप ये देखो इकोलॉजी, आपका जो इकोसिस्टम है वो कितना वेरिएबल है, कितना डिफरेंट है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है उसमें। डेजर्ट ले लो, कोरल रीफ्स वाला एरिया ले लो, वेटलैंड ले लो, ईस्ट ट्रीज ले लो, अल्पाइन मेडोज ले लो, है ना, बहुत सारे यहाँ पर वेराइटीज इधर हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। अब हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन अर्थ, अब बात आ जाती है कि यार बायोडाइवर्सिटी की जब बात कर रहे हैं तो बायो का मतलब क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ये क्या है बच्चों, एक ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक का वर्ड मतलब क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग होता है इसका मतलब, एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पर होता है, क्लियर है। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN 2004। सो टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज मोर देन 1.5 मिलियन, जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या होते हैं, 1.5 मिलियन से यहाँ पर ज्यादा होते हैं, है ना, 1.5 मिलियन से ज्यादा यहाँ पर है, एक जो जनरल IUCN के अकॉर्डिंग जो बताया गया, ठीक है। तो पता देखो, जब हम यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि कैलकुलेट करते हैं, तो अर्थ इंडिया के बारे में सारी चीज़ों के बारे में बताना कि बायोडाइवर्सिटी कैसी है, तो कुछ लोगों ने आकर के यहाँ पे किया है, एक नॉर्मल अनुमान लगाया है, एक साइंटिफिक एस्टिमेशन लगाया है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चीज़ें कुछ बताई हैं। सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN 2024, टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर मोर देन 1.5 मिलियन से ज़्यादा है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड, और जो एस्टिमेट किया गया वो किया गया कि पूरे वर्ल्ड में 20 से 50 मिलियन बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है, बट रॉबर्ट में जो एक साइंटिफिक एस्टिमेट देता है, कहता है नहीं है भाई 7 मिलियन के आसपास है, ये तो गलत है, 20 से 50 एक साइंटिफिक एस्टिमेट लगाएंगे तो ये यहाँ पर कम है, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इधर टोटल स्पीशीज की बात करी गई, मोर देन 70% जो है वो यहाँ पर क्या है, एनिमल्स हैं, क्या है, एनिमल्स, यहाँ पर मोर देन 70% यहाँ पर एनिमल है, एंड नॉट मोर देन 22% से ज़्यादा नहीं, कौन मिल रहा है, एल्गी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यहाँ पे हमने प्रोकैरियोट्स वगैरह को अभी ऐड नहीं किया है, ठीक है, तो वो भी आ जाएंगे बहुत सारे, तो इतने ये लोग हैं। अब जब हम इनमें ही इनका आंकड़ा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर अगर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को हटाया जाए तो आपके अगेन यहाँ पर जो ये वर्टिब्रेट्स हैं वो कम हैं एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स, और इंसेक्ट्स इनमें सबसे ज़्यादा हैं। इंसेक्ट जैसे मैं अगर 10 एनिमल्स को यहाँ पे खड़ा कर लूँ, 10 एनिमल्स को, तो 7 इनमें से इंसेक्ट्स मिलेंगे मुझे, कितने मिलेंगे, 7 मुझे इनमें से इंसेक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें
फंजाई जो है पूरे वर्टिब्रेट्स को मिला लो यार, उनसे ज़्यादा यहाँ पर है फंजाई अपनी, ठीक है। तो ये हम प्लांट्स का यहाँ पर आंकड़ा रख लेते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ फंजाई इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल स्पीशीज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। भाई बर्ड्स को हटा दो, इनके अलावा इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलाओगे तो इनसे ज़्यादा आपके क्या हैं यहाँ पर, फिशेज यहाँ पर हैं, और फिशेज से ज़्यादा सॉरी क्या है, फंजाई यहाँ पर हैं, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया के पास धरती वाला एरिया, जैसे मान लो पूरी धरती का 70% एरिया पानी में है, 30% अगर हम कह रहे हैं धरती ज़मीन है, तो उसमें से भी सिर्फ 2.4% इसको मिला है, इंडिया को पास है इतना। तो इंडिया का लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है इसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, ये सिर्फ 2.4% इंडिया को मिला है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन इसका ट्रिपल है वो है 8.1 समथिंग। तो कह सकते हैं कि काफ़ी इम्प्रेसिव बायोडाइवर्सिटी है हमारी कंट्री की। और एक रीजन सबसे बड़ा ये है कि हमारी कंट्री जिस रीजन में आती है वो ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहती है, एंड दैट बेसिकली हेल्प्स इन हेल्प्स प्रोड्यूसर्स अ लॉट टू प्रोड्यूस जीपीपी जो है बहुत ज़्यादा वो यहाँ पर बनाता है, प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India। अब इंडिया में स्पीशीज का अनुमान लगाया गया, तो ये सिर्फ क्या था, मेजर किया गया था। अब ग्लोबल में फिर रॉबर्ट में फिर से आता है, वो एक एस्टिमेट देता है, कहता है 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। जितनी भी हैं उसकी सिर्फ 22% ही अभी तक रिकॉर्ड की गई हैं। एंड अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी, कि अगर हमारे पास 7 मिलियन है उसमें से 22% ही हमने अभी रिकॉर्ड किया है, तो हम उसमें से अगर इंडिया का रेशियो निकालें इसके अकॉर्डिंग, तो इंडिया का एस्टिमेट 1 लाख प्लांट की वैरायटी है, 3 लाख आपकी एनिमल्स की वैरायटी है। तो आप 1:3 वाला रेशियो यहाँ पे याद कर लो, प्लांट्स PA पा, ठीक है। तो ये क्या है आपका 1:3 रहेगा फिनोटाइपिक रेशियो जो है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। दो आपको चीज़ें देखो, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो, वरना वो यहाँ से, ठीक है। बस इतना, इस पेज से इतना ही क्वेश्चन बन सकता है मैक्स टू मैक्स, नहीं तो कुछ नहीं। अब बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे वो यहाँ पर फॉलो करता है। लैटिट्यूडल ग्रेडियंट एंड डाइवर्सिटी, ठीक है। लैटिट्यूडल ग्रेडियंट हम ऐसे चल रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हैं हम, ठीक है। ये सेंटर 0, ठीक है, और यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो आपकी जो एंगल्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते जाएंगे कि कितना डिग्री फ्रॉम, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये 0 डिग्री है, मान लो इधर मैं जाती हूँ, ये हो गया मान लो 7 डिग्री, ठीक है। 7 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, 7 डिग्री साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो आपका लैटिट्यूडल डाइवर्सिटी को हम यहाँ पर फॉलो करें। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब। ऑब्वियसली हर जगह आपको सिमिलर चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप गाँव में जाओगे आपको कम लोग मिलेंगे, शहरों में जाओगे बहुत ज़्यादा, दिल्ली में बहुत पॉपुलेटेड है, तो वही यहाँ पे हो जाता है। जनरली डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स। आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो यहाँ पर डिक्रीज होती जाती है। यहाँ से इधर जाओ चाहे इधर जाओ, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये बेटा इंपॉर्टेंट है, द ट्रॉपिक्स जो 23.5 डिग्री, मान लो इतना रीजन, ठीक है, और नॉर्थ का, और इतना रीजन साउथ का, ये पूरा किसके अंदर आता है, ट्रॉपिक के अंदर आता है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं, या हम बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द, सो द ट्रॉपिक 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, समझ रहे हो। यहाँ से आप मेजर कर लो, मैंने तो ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है। फिर हम इतना ले लेते हैं, ये वाला, दिस इज व्हाट, टेम्परेट रीजन, ठीक है। ये टेम्परेट रीजन है नॉर्थ की तरफ, और ये टेम्परेट रीजन है साउथ की तरफ, क्लियर। और ये वाला आपका पोलर रीजन है। तो ये कह रहा है कि मैं ट्रॉपिक्स में अगर बायोडाइवर्सिटी को कंपेयर करूं फ्रॉम टेम्परेट टू द पोलर रीजन, है ना, टेम्परेट एंड पोलर रीजन से कंपेयर करूं तो ट्रॉपिक्स में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने ये देखा है। अब आप बोलोगे कि मैम रटना है, आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ऐसे नहीं बनेंगे कि आपको एग्जैक्ट नंबर पूछ लिया है। आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा जब वो आपको पूछ रहा होगा। ऑब्वियसली अगर थ्योरी में ये क्वेश्चन आ गया तो इट वुड बी रियली रियली टफ फॉर यू ऑल, बट इफ़ यू हैव अ जनरल आइडिया थोड़ा सा बताने का, तो टीचर आपको तब भी मार्क दे देगा, वरना इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। असर्शन रीजन या MCQ में थोड़ा सा वो ये दे सकता है, बट वहाँ पे आप एलिमिनेशन ऑप्शन आराम से यूज़ कर सकते हैं। कोलंबिया जो कि नियर इक्वेटर के पास है, अगर आपको थोड़ा ज्योग्राफी का आइडिया है, स्टिल यू विल हैव अ
हैव एन आइडिया कि कैसे करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 1400 स्पीशीज है बर्ड्स की। न्यूयॉर्क में 41 डिग्री नॉर्थ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखिए ये रीजन अब आपका नॉर्थ 41 डिग्री नॉर्थ, अब 23 डिग्री से ऊपर है ये, तो आपका ये टेम्परेट रीजन में आ गया। यहाँ पर बर्ड्स की स्पीशीज कम हो गई। ग्रीनलैंड जो कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं पोलर रीजन्स की तरफ जा रहा है, 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स की हैं। प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन्स लाइक इक्वेडोर हैव up to 10 times more species diversity of vascular plant than the temperate regions like Midwest of the USA. USA obviously temperate region में आता है और वहाँ पर कम species है as compared to the Ecuador region में. For example, Amazon rainforest has the highest biodiversity on earth with obviously 40,000 only plant species. We are talking about only plant और plant species यहाँ पर 40,000 almost हैं. ठीक है, चलते हैं आगे. आगे चलेंगे. इंडिया ओवर 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, मच ऑफ इट इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड. इंडिया में 1200 है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में काफी ज्यादा है. द लार्जली टॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ एंड इट इज होम टू 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे बाकी स्पीशीज कितनी है. 3000 स्पीशीज मछलियों की है, 1300 बर्ड की है, 427 मैमल्स की, 427 एम्फीबियंस की एंड 378 रेप्टाइल्स की यहाँ पर इस जंगल में है. ओवर ये है 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स की स्पीशीज हैं एंड अनडिस्कवर. अभी तो बहुत सारी अनडिस्कवर्ड स्पीशीज भी हैं. साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि मिलियंस ऑफ इंसेक्ट्स एंड स्पीशीज आर माइट जो कि हमने अभी डिस्कवर नहीं किए हैं. दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइक द अमेज़न, द बिग अमेज़न रेन फॉरेस्ट, है ना. चलो अब रीजंस, कारण क्या हैं ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के. मतलब अगर मैं ग्लोब को कंसीडर करूं तो इस ग्लोब के इस रीजन में मुझे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्यों मिलती है एज कंपेयर टू दिस वन एंड एज कंपेयर टू, इसको लिख देते हैं, ये 1 हो गया, 2 3 एंड 4 4. ठीक है, ये पोलर रीजन्स हो गए ना. तो 1 में क्यों ज्यादा डाइवर्सिटी है, टॉपिक में ऐसा क्या अलग है जो कि टेम्परेट और पोलर रीजन्स में हमें नहीं मिलता है. तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, है ना. आपके पास 3 रीजन हैं बड़े बड़े. लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, तो ट्रॉपिक हैव रिमेन अनडिस्टर्ब. मान लो आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी मम्मी या घर के रिश्तेदार आपको 10 बार वहां पे आकर के टोक गए हैं और आप एक बार पढ़ाई कर रहे हैं जहां पे आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, तो प्रोडक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होगी. ऑब्वियसली जब आपको डिस्टर्ब नहीं किया गया है और प्रोडक्टिविटी अगर ज़्यादा है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी. ऐसे ही होगा ना. तो अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कैसे प्रोडक्टिविटी बायोडाइवर्सिटी को रिलेट कर पा रही है, बट मैं वो आपको बता दूंगी. ये याद कर लो बेटा. यहाँ से मैं बोल रही हूँ, आपको एक क्वेश्चन अगर बन सकता है तो इधर से एक आएगा क्वेश्चन, और आपने प्रीवियस ईयर्स में देखा भी है. सो tropics have remained undisturbed for millions of years, allowing more time for species diversification. जब आपको डिस्टर्ब नहीं किया है तो आप जैसे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया और भी सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हैं, वरना आप एक ही सब्जेक्ट पे अटके रहते हैं. तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ पा रहे हैं, डिफरेंट स्पीशीज वहां पर इवॉल्व हो जाएंगी अगर अनडिस्टर्ब रह रहा है. कोई भी चीज़ जब स्टेबल होती है वहां पर लोग ज़्यादा आना चाहते हैं, वहां पर चीज़ें ज़्यादा होना चाहती हैं, वहां पर नंबर ऑफ थिंग्स ज़्यादा होती हैं. समझ गए. तो इसी तरीके से डाइवर्सिटी भी वहां पे ज्यादा होगी. एंड स्टेबल एनवायरनमेंट, ट्रॉपिकल रीजन्स के पास, एक तो बेटा ये टॉपिक, इस वाले पॉइंट को लोग इसी में मर्ज कर देते हैं, इसको अलग अलग लिखना. ठीक है. ट्रॉपिकल रीजन्स आर लेस सीजनेबल एंड मोर प्रेडिक्टेबल. अगर हमारे यहाँ देखो टेम्परेचर जो है वो कितना जाएगा, -10 कह सकते हैं, -10 से मे बी 50 क्रॉस कर जाता है अपने ट्रॉपिक रीजन में, थोड़ा बहुत और इधर उधर, उससे ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आता है. बट बाकी कंट्रीज़ में देखोगे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, ग्लेशिएशंस हो जाते हैं, वो तुरंत मेल्ट हो जाते हैं. तो ये जो वेरिएशंस हैं बहुत ज़्यादा आती हैं, प्रोमोटिंग टू नीश स्पेशलाइजेशन एंड हायर डाइवर्सिटी. ठीक है. और इस एरिया में क्या रहता है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहती है. बट जहाँ पर स्टेबल नहीं रहता है, बर्फ़ जम गई, पानी था, पानी में कुछ स्पीशीज़ थे, अब वहाँ पूरे में बर्फ़ जम गई, तो वो स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो गई. अगैन वो फिर से मेल्ट हो गई, फिर से वो जो बर्फ़ में थी वो वाली स्पीशीज़ कम हो गई, अब वो मेल्ट वाली ज़्यादा आ गई हैं जो पानी में रहेंगी. तो ये डिस्टर्ब रहता है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी कम रहती है. मोर सोलर एनर्जी
इंक्रीज सोलर एनर्जी बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड इनक्रेडिबली इनडायरेक्टली सपोर्ट ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई है, इनडायरेक्टली क्या करता है, ये बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, स्टेबल एनवायरनमेंट, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, मोर सोलर एनर्जी। एंड इन तीनों की वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है फ्रॉम ईयर टू ईयर, शो लेस वेरिएशन। उसको हम बोलते हैं स्टेबल एनवायरनमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल एनवायरनमेंट यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे चलेंगे, अरे भाई चलो आगे। ठीक है, अब मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो कि हम दे सकते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में, जैसे कि चलो ये ऊपर वाला छोड़ दो, ये मैं ग्राफ आपको देती हूँ यहाँ पर, कहाँ गया ग्राफ, हाँ ये वाला है। स्पीशीज रिचनेस के ऊपर एक ग्राफ है, कहता है कि मैं जैसे जैसे एरिया, और इसके पीछे ना एक साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है, डेविड। ठीक है, ये कहता है कि मैं जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करता हूँ स्पीशीज इंक्रीज करती जाती हैं, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक कॉन्टिनेंट में पर्टिकुलर इतनी ही डाइवर्सिटी है, जब हम दूसरे में जाएंगे तो वो इंक्रीज होगी। अब मैं एक कॉन्टिनेंट का इतना एरिया और उसको इंक्रीज करती जा रही हूँ, वो सर्टेन लिमिट तक ही होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, ये याद रखना बेटा, ये ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इधर बोलते हैं। तो आपका जो मैं क्वेश्चन बता रही थी बर्ड्स और बैट के लिए, वो यहीं से सॉल्व यहाँ पर होगा। ठीक है, अब देखो इसका हमने लॉग लॉग स्केल निकाला, तो इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस। आपको उसका लॉग लॉग स्केल बनाने के लिए बोला गया था, तो आप उसको स्ट्रेट बनाएंगे यहाँ पर। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये देखो यहाँ पे एक वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं z, जिसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपको बताता है स्लोप, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बताता है। ठीक है, अब ये होता क्या है एग्जैक्टली, बेसिकली देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसा, मैंने मान लो ये ले लिया है एरिया, और ये मैंने ले लिया स्पीशीज रिचनेस। ठीक है, मान लो मैंने इतू सा एरिया इंक्रीज किया और स्पीशीज इतनी बढ़ गई, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे, इतने एरिया में इतनी स्पीशीज इंक्रीज हो गई। अगर ये ग्राफ ऐसा रहता है, मान लो ये ए है, ठीक है, और ये है बी, और ये है सी, तो आप बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी किस में है, बोलो। ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टीप है, ये ज्यादा स्टीप है, तो इसकी z वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ये कम स्पीड है, तो इसकी z वैल्यू यहाँ पे थोड़ी कम होगी, और इसकी z वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी। समझ गए, तो ये आपको z वैल्यू बताता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। समझ गए आप। सी यहाँ पे बोलता है y इंटरसेप्ट, एस आपको पता है स्पीशीज रिचनेस, ए आपको पता है एरिया। इसको बिल्कुल मत भूलना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला लाइन और ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं पीछे की तरफ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ आ गया, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये दिया था। बेसिकली डेविड वाला जो चीज़ है वो इसी से रिलेटेड है, बट मैं आपको बताती हूँ आगे। So it increases with the area but only up to a certain limit that forms a rectangular hyperbola graph। यहाँ पर z lies 0 से 0.1 to 0.1 से 0.2 में lie करता है z value regardless of the taxonomic group or the region। Plants in Britain, birds in California, mollusk in the New York and the slopes of the regression line are amazingly similar। इनकी जो line है वो अमेजिंगली सिमिलर आती है इन सारी स्पीशीज की यहाँ पर। अब वो ये बोलता है फॉर लार्जर एरियाज कॉन्टिनेंट द स्लोप इज स्टीपर। स्टीपर का मतलब क्या है कि वो ऐसा होगा, ऐसे की जगह ना होकर वो ऐसा होगा, इसका मतलब होता है स्टीपर। समझ गए, तो वहां पे जो z वैल्यू होती है वो भी यहाँ पर ज्यादा होगी है। फ्रूगीवरस स्पीशीज इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज z इक्वल्स टू 1.15, वो इतनी यहाँ पर है। इसका ले लो, कभी आपको ये भी पूछने को आ सकता है। ठीक है, अब ये हो गया है। अब इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज, जो भी कम्युनिटीज हैं जिसमें ज्यादा स्पीशीज हैं, जनरली टेंड टू बी मोर स्टेबल एंड दोज विद लेस स्पीशीज, है ना।
तो एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टेबल कम्युनिटी क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है स्टेबल कम्युनिटी में, तो ये क्या, देखो वो दो है ना, लेस वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, और सेकंड क्या हो सकता है, लेस सीजनल वेरिएशंस, हाई सोलर रेडिएशन, और जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा कंट्रीब्यूट यहाँ पर करेगा। एंड एक हमारे पास लास्ट और था, क्या बोल रहे हैं हम उसको, हाँ, लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, स्टेबल environment for longer period of time, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रीजंस आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब प्लॉट्स विद, ये था डेविड टिलमैन का एक्सपेरिमेंट, कहता है कि प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द बायोमास इंक्रीज, सॉरी इन टोटल बायोमास इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। कहता है कि अगर मैं मान लो, मैंने जैसे एक पॉइंट ले लिया, अगर हमारे पास ये एक, मान लो ये 2021 है, ठीक है, और इस प्लॉट में सिमिलरली ऐसा ही प्लॉट है 2022 में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो सेम है इस प्रोडक्टिविटी के, या फिर बहुत कम वेरिएशन है, तो वो इकोसिस्टम आपका क्या होता है, मतलब इसमें क्या है, इसका कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये है कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है बेटा, बायोडाइवर्सिटी इधर क्या है, ज़्यादा यहाँ पर है। सो रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ but imperative for the survival of the human race on this planet। तो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस एक अकेली चीज नहीं है जो कि इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए, बट ऑब्वियसली हमारे सर्वाइवल के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, अब चलते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और मैं आपको एक चीज और बताने चाहती हूँ डेविड टिलमैन के बारे में। वो ये कहता है कि मैंने एक, मान लो एक प्लॉट ले लिया ये, ठीक है, तो इस प्लॉट में मुझे 2 स्पीशीज मिली, ठीक है, 2 स्पीशीज मिली। मैंने दूसरा प्लॉट लिया बी, वो थोड़ा बड़ा था तो मुझे 4 स्पीशीज मिली, और बड़ा है तो ये सर्टेनली इंक्रीज करता जा रहा है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर ये चीज कांस्टेंट यहाँ पर हो जाती है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सटिंक्शन रेट, ह्यूमन एक्टिविटीज आर रैपिडली डिक्रीजिंग द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑन ऑफ अर्थ with significant species loss, impact of human colonization of tropical Pacific island led to the extinction of over 2000 native bird species। कि किसकी वजह से, हमारे कॉलोनाइजेशन की वजह से। IUCN ने बताया टोटल 784 स्पीशीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं लास्ट 500 सालों में। तो 338 आपके पास वर्टिब्रेट हैं, 359 आपके पास इनवर्टिब्रेट्स हैं, 187 आपके पास प्लांट्स हैं। सबसे ज़्यादा आपके इनवर्टिब्रेट्स यहाँ पे गायब हुए हैं, ये स्टार मार्क कर लो, यहाँ पे पूछा जा सकता है। रीसेंट एक्सटिंक्शंस हैं, ये बेटा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि यहाँ पे ये आपको ये पूछ सकते हैं कि जानवर कौन सा है, कौन से देश से है, इनकी मैचिंग करने के लिए आपको आ सकती है। सो डोडो, ये डोडो बर्ड है, शी इज डोडो। डोडो से हाई टू एवरीवन। तो ये डोडो है, डोडो जो मॉरिशियस है। क्वागा हम कह सकते हैं, क्वागा जो है ये रहा, ठीक है, क्वागा इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका से, यहाँ आपको काइंड ऑफ जीब्रा प्लस हॉर्स जैसा लग रहा है, बट ये हाइब्रिड नहीं है, जनरल उसकी सब स्पीशीज यहाँ पर है। थैलेसीन हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का है, ये रहा थैलेसीन जो टाइगर और फॉक्स की तरह यहाँ पे लग रहा है। स्टीलर सी काउ वॉज फ्रॉम रशिया, ये थी रशिया से। और आपकी टाइगर की कुछ सब स्पीशीज हैं, बाली जवान एंड कैस्पियन, जो कि यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ये एग्जाम्पल लर्न करने हैं। नाउ रिसेंट लॉसेस, 27 स्पीशीज डिसअपियर्ड इन लास्ट 20 years। वनरेबल ग्रुप जो है एम्फीबियंस पर्टिकुलरली, दे आर लाइक ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अभी वेस्टर्न घाट्स में सबसे ज़्यादा है। स्पीशीज थ्रेटेंड, ओवर 15,000 स्पीशीज आर एट रिस्क, जिसमें से 2% एम्फीबियंस हैं, 12% बर्ड्स हैं, 23 ऑफ देम आर मैमल्स एंड 31% जिम्नोस्पर्म्स, जो कि अब पूरे, अब तो एंजियोस्पर्म बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं इस टाइम में।
ठीक है। नाउ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैसे ही कम होती है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं, प्लांट प्रोडक्शन कम हो जा रहा है और जो हमारा इकोसिस्टम है वो नेचुरल जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसके अगेंस्ट उनका रेजिस्टेंस कम होते जा रहा है। आप स्टेबल कम होंगे तो आप किसी चीज़ से फाइट नहीं कर पाएंगे इजीली, और अगर इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है, अगर बायोडाइवर्सिटी कम है तो इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है, और इकोसिस्टम स्टेबल नहीं है तो वो फाइट नेचर उसका नहीं है, वो रेजिस्टेंट नहीं है किसी भी पर्टिकुलर डिस्टर्बेंसेस के लिए। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी एंड सर्टेन इकोसिस्टम, जो प्रोडक्टिविटी है फ्रॉम वन ईयर टू अदर ईयर वो डिक्रीज हो जाएगी और या फिर ज़्यादा वेरिएशंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 2021 में देखा, 2022 में देखा, तो 2001 में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, मान लो 10 किलो जूल का प्रोडक्टिविटी आ रहा है और यहाँ पे 1 किलो जूल का, तो ये जो वेरिएशन है इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी कम है। प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पे हो जाते हैं और हम लोग पेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यहाँ पे 4 मेन क्वाड्रेट हैं, 4 हैं इसलिए हम इविल क्वाड्रेट बोलते हैं उन्हें। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज वन ऑफ देम, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन, ये यहाँ पे आपके पास है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में मैं बताती हूँ एक अमेजन रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल। अमेजन रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, इट कवर 14% ऑफ द अर्थ एंड लैंड एरिया एंड नाउ नॉट मोर देन 6%, और अब ये 6% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर रहा है। Amazon rainforest called as lungs of our planet and it harbor millions of species. अगर हम उनको कट कर देंगे तो हमारा इकोसिस्टम सच में यहाँ पर डिक्रीज, डूब जाएगा। क्योंकि अगर मैं बात बताऊं तो पूरा पहले 14% जो एरिया था पूरी अर्थ का, 30% में से मान लो हाफ तो इसी का ही है, अब ये रिड्यूस हो गया 6% से, तो आप देखो रिचनेस, जो बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है वो कितनी डिक्रीज हो गई होगी, है ना। सो इट इज बेसिकली नाउ बीइंग कटेड फॉर कल्टीवेशन, सोयाबीन और कैटल्स को चराने के लिए इसको काटा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एक हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, हम किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लॉइट करने लगते हैं जिसकी वजह से मेनी स्पीशीज पास्ट 50 ईयर्स में यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब एक्सप्लॉइटेशन से ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिंक करो और इसको लर्न करो, ये है इंपॉर्टेंट कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन से स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन जो है वो यहाँ से गायब हो गए। नाउ प्रेजेंटली मेनी मराइन फिशेस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, endangered the continued existence of some commercially important species, और हमें लगता है कि इस स्पीशीज से ज़्यादा दवाई मिल रही है, हम उसको कमर्शियल अपने फ़ायदे के लिए हम उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लॉइट करने लग रहे हैं। नेक्स्ट है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जब हमने कोई भी एलियन स्पीशीज अनइंटेंशनली मे बी डेलिबरेटली जैसे भी हमने उसको इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से जो हमारी उस जगह पर इंडिजिनस स्पीशीज थी वो गायब हो गई हैं। जैसे कि जब नाइल पर्च को लेक विक्टोरिया में डाला गया तो वहाँ पे 200 स्पीशीज ऑफ चिचलिड फिश जो हैं वो गायब हो गई। ऐसे ही इलीगल इंट्रोडक्शन किया गया था अफ्रीकन कैटफिश ग्लैरियस कैरीपाइनस का फॉर एक्वाकल्चर, उसकी वजह से इंडिजिनस कैट फिशेस जो रिवर में थी वो गायब हो गई। तो ये एग्जाम्पल बेस्ड बेटा याद रखना है, ये डिफिकल्ट होता है आंसर फ्रेम करने में अगर ये याद ना हो तो। को एक्सटेंशन, एक गायब हो रहा है, हम किसी एक का यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वो गायब हो रहा है, उसके साथ जो रहने वाला है वो भी गायब हो जा रहा है। व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद एन ऑब्लिगेटरी वे, उसके साथ मतलब उसका काम ही नहीं चलता है उसके बिना, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जा रहा है। सो व्हेन अ होस्ट fish species become extinct, it is unique assemblage of parasites also meet the same fate. Now another example in the case of co-evolved, जैसे कि plant pollination, यूका मॉथ जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक गया तो दूसरा भी यहाँ पे गायब हो जाएगा। Now why do we conserve biodiversity? 3 कारण हैं। एक तो है कि हम एक आता है नैरोली यूटिलिटेरियन में कि हमारे कुछ कम बट इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज यहाँ पे हैं, ठीक है। एक आता है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में जो बहुत एरिया यहाँ पे लेता है, ठीक है, यूटिलिटेरियन। और एक आता है एथिकल, हमारे एथिक्स हमें कुछ बोलना चाहते होंगे ना, है ना, एथिकल। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से हम इन्हें बचाना चाहते हैं। आई होप रेड कलर इज विजिबल, हाँ इतना तो दिख रहा है। चलो, सो नैरोली यूटिलिटेरियन में क्या आ जाता है, खाना, फाइबर, फायरवुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे कि रेजिन्स, गम्स,
tannins, perfumes and lubricant and dyes and medicines. अब more than 25% ऑफ टोटल ड्रग्स जो कि आजकल हम यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उनको हम प्लांट से बनाते हैं और वो 25,000 वेराइटीज ऑफ प्लांट से बनता है। अगर हम इनको बनाने के लिए इसका 100% कर दें यूज, तो ये तो कम हो जाएंगे ना। तो ये कारण है जिसकी वजह से हमें इनको कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि हमें ये मिलता है। तो आपको आपकी जो ग्रीड है ना उसको यहाँ पे नहीं आने देना, और आपको इन चीज़ों को प्रॉपरली यूज करना है ताकि ये स्पीशीज बची रहे, बिकॉज आपको इससे बहुत सारी मेडिसिन यहाँ मिल रही हैं। अब बात करते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन में बायो प्रोस्पेक्टिंग। इवन ये टर्म जो है डेफिनेशन आ सकती है, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, नेशंस एंडोर्ड विद रिच बायोडाइवर्सिटी कैन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। हम उसको अगर किसी भी लेवल पर, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, आप उसे मॉलिकुलर लेवल पर चेक करें कि क्या इनसे हम जो सोर्स हैं, क्या चीज़ है जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। अब ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में क्या आता है, पॉलिनेशन एंड एस्थेटिक प्लेजर। जो आपको ऑक्सीजन मिलता है, तो वर्ल्ड का जो 50% ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 20% जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन से ही किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। एंड आप देख सकते हो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इतने फ्रूट जो आपको मिल रहे हैं, नेचुरली मिल रहे हैं, वो डिफरेंट डाइवर्सिटीज, बायोडाइवर्सिटी की वजह से मिल रहे हैं। जितने सुंदर आप इस देश को देख पा रहे हैं वो सिर्फ इसी वजह से। अगर ये स्पीशीज ना हो तो क्या ये आपके आर्टिफिशियल लाइट से, क्या ये नेचर, ये जो धरती है ये सुंदर लगेगी? नहीं लगेगी, राइट। अब देखते हैं एथिकल। एथिकल आर्ग्यूमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिलेट्स टू व्हाट वी ओ टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल, व्हाट वी ओ टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ओ टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, हमें एक दूसरे को यहाँ पर बचाना है, उसकी केयर करनी है, और उस चीज़ को लेगेसी कैरी करते हैं ना, कि भाई इस चीज़ को आगे जनरेशन तक, हम इतना पैसा कमाते हैं, हमें ये आगे पीढ़ी को देना है, वो आराम से जी पाए। तो क्यों ना ये जो प्लांट्स और इतनी प्यारी बायोडाइवर्सिटी, हम इसको भी ख़त्म ना करें, ये भी हमने अपने फ्यूचर जो आने वाले हैं जनरेशन्स उनको फॉरवर्ड करें। तो ये एथिकल है जिसकी वजह से हमें इसको सेव करना चाहिए। अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में आपके पास NC2 एंड XC2 कंजर्वेशन यहाँ पर है। NC2 में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रूव्स, और एक आपका आ जाता है यहाँ पर हॉटस्पॉट। ये आपके 5 यहाँ पर हो गए। XC2 में जोलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन, जीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारे आ गए हैं, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मेनी नेशंस स्ट्रगल टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, है ना, वो होता है। लेकिन उसकी वजह से देखो जो ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स थे वो एनवायरनमेंट को ये था कि यार मिनिमम चीज़ें हैं, रिसोर्सेज, हम कैसे इनको बचाएं। तो तरीका आया कि जहाँ पे वो लोग हैं हम वहीं पे उनको बचाएं, और थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, यहाँ पर सब हॉटस्पॉट विद हाई स्पीशीज रिचनेस, जिसको कहते हैं एंडेमिज्म, वो पर्टिकुलरली उस जगह पे पाई जाती है और कहीं नहीं, तो हम उसको बहुत प्रोटेक्ट करके यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। इनिशियली 25 थी, लेकिन अभी ये 34 हो चुकी है, 9 और ऐड हो गई थी, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स एग्जाम्पल है इंडो बर्मा, हिमालय, and these are all within India, ठीक है। So although all the biodiversity hotspot put together cover less than 2%, सिर्फ इनका एरिया टोटल 2% से कम है, लेकिन ये हमारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में जब आता है तो इसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 30% है, मतलब ये 30% तक एक्सटेंशन से यहाँ पर बचाता है। लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया, 14 बायोस्फीयर रिजर्व, ये लीगल्स हैं, 19 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं। सो ये है हमारे पास। और मैं आपको बता देती हूँ सबसे ज़्यादा जो लार्ज एरिया होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मोर बिगर देन नेशनल पार्क आर बिगर देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कल्टिवेशनल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, इंडिया हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर थ्रू सेक्रेड ग्रूव्स। हम पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो इस एरिया के आसपास वाले पेड़ों को भी हम बचा करके रख सकते हैं। सो फॉर द रिलीजियस रीजन्स कुछ फॉरेस्ट का पर्टिकुलर एरिया बचा पाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खासी एंड जयंता हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, Western Ghats, Karnataka and Maharashtra, Sarguja, Chanda and Bastar region of Madhya Pradesh. So Meghalaya's sacred groves, these serves as the last refuge for many rare and threatened plant species यहाँ पर, ठीक है। Now definition जो है basically XC2 conservation की, मतलब आप उनको उनके natural environment के बाहर जा करके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनको बाहर ले जा रहे हैं, जिसमें आपके पास zoological park, botanical gardens and wildlife safari parks यहाँ पर आते हैं। एंड देन आपके पास और भी है क्रायो प्रिजर्वेशन, इनवाइट्रो फर्टिलाइजेशन, टिश्यू कल्चर, सीड बैंक्स, जिनको आप एक आर्टिफिशियल टेक्निक्स के थ्रू भी यहाँ पर प्रिजर्व कर सकते हो।
तो ये था हमारा बायोडाइवर्सिटी का पूरा चैप्टर। अब हाँ, ये कुछ चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी हैज़ नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हम उनको कहीं भी सेफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1992 में द अर्थ समिट हुई थी, दैट वाज हेल्ड इन रियो डे जेनेरियो, अर्ज नेशन टू टेक एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। वर्ल्ड समिट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 हेल्ड इन जोहान्सबर्ग, South Africa. 190 countries pledged to reduce biodiversity loss significantly by 2010. I don't know whether it has been done or not. I don't think so. हमारी तो कंट्री की हालत ही बहुत खराब होती जा रही है। ठीक है, तो ये था। अब देखो व्हाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये वाला क्वेश्चन आप 3 नंबर का कर लोगे। 2 एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देने हैं। एक्सप्लेन गिविंग 3 रीजंस व्हाई ट्रॉपिक शो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी, डिस्टर्बेंसेस कम है, सनलाइट ज़्यादा है और लेस सीजनल वेरिएशंस हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन स्पीशीज रिचनेस, बिल्कुल डिपेंड करती है। हाउ डिड डेविड टिलमैन शो दिस एक्सपेरिमेंटली, डेविड टिलमैन ने ये कैसे एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे शो किया था, अब प्लॉट्स बना करके यहाँ पर बता देंगे। सो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। इजंट इट इनक्रेडिबल दैट इंडियाज लैंड एरिया इज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया वेयर इट, ये ठीक है। हाउएवर इन दीज एस्टिमेट्स ऑफ स्पीशीज प्रोकैरियोट का नहीं दिया गया था, ऑब्वियसली नहीं दिया गया था। Biologists are always been keen on collecting data with respect to species diversity observed in different regions of the world. The data collected based on the survey conducted for species richness of the groups of the mammals in 3 different regions of the world shown in the bar given below. कहता है ये टेक्सोनॉमिक रिचनेस है, ये रीजन 1 है, यहाँ पे जो वेराइटी है, बायोडाइवर्सिटी है जो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है और यहाँ पे और कम है। ठीक है, तो और इन्होंने क्या किया है, कलेक्टेड मैमल्स का कलेक्ट किया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाई इज द स्पीशीज रिचनेस मैक्सिमम इन रीजन 3rd इन द ग्राफ। अब यहाँ पे 3rd में क्यों ज़्यादा है, क्यों स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा हो सकती है, क्या उसके कारण है, वो आपको बता देना है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। व्हाई स्पीशीज रिचनेस इज मिनिमम, वहाँ पे क्यों कम हो सकती है वो बताना है। Plants and animals do not have uniform diversity in the world, but rather uneven distribution. Mention what kind of diversity is referred to as. इसको किस टाइप की diversity यहाँ पर बोला जाता है। Why is the prokaryote do not have estimated number of their species diversity as seen in the plants and animals? भाई उनको देखना ही बहुत मुश्किल है, easily visible ही नहीं हो पाता, इतना टफ होता है उनको recognize करना यहाँ पर और बताना। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एरिया, ये बता दोगे लॉग स्केल पर फॉर बैट्स एंड फिशेस के लिए। आई गेस फिशेस के लिए तो इसने कुछ जेड वैल्यू मुझे यहाँ पे दी है, बट एनसीईआरटी में आई गेस यहाँ पे दी हुई है। एक सेकेंड, तो आपको जेड वैल्यू जितना ज़्यादा ग्राफ स्टीपर होगा, फ्रूगिवरस बर्ड्स के लिए भी दी है एंड आई गेस इसने फिशेस के लिए भी कहीं पे तो दी है। तो यू हैव टू गो फॉर सर्च द फिशेस वाला वो चीज़, उसके बाद आप लॉग स्केल यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रीजन्स हार्बर मोर स्पीशीज। भाई ये तो कितनी बार कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर लेस देन 2% ऑफ द स्ट्रिक्ट, ये हॉटस्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज एरियाज कैन बी रिड्यूस द रेट ऑफ ऑनगोइंग एक्सटेंशन। एक्सप्लेन, आप बता देना। हाई रेट ऑफ एंडेमिज्म होता है, कैसे हम उसे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो रिपीटेड है। तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस हियर जो कि PYQ से थे, काफ़ी ज़्यादा एक पर्टिकुलर टॉपिक से यहाँ पर थे। एक तो वो ग्राफ नहीं छोड़ना है, प्लस हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों, कैसे ट्रॉपिकल में क्यों ज़्यादा होती है, क्यों नहीं होती है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये सेशन की PDF चाहिए तो आप एक बार अड्डा ऐप डाउनलोड करके बायोलॉजी बाय नीलम मैम की कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए। अदरवाइज आप अड्डा स्टोर पर जाओ, वहाँ पे संजीवनी बैच है वो परचेज कर लो, फ्री है, 0 रुपीज़ में परचेज करना है। वहाँ पे आप बायोलॉजी वाले सेक्शंस में जाओगे, आपको 1 शॉट्स की PDF वहाँ पर दिख जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा आपको, और बताया करो यार, फीडबैक्स दिया करो, इंपॉर्टेंट होते हैं वो फीडबैक्स। का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। फीडबैक जो भी आपको जैसा भी लगा, आप जो भी चाहते हैं और एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज़ें, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। थैंक यू।